राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन एंड थेरेपी। ऑक्सीजन और उसकी थेरेपी पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजनेशन एंड उसकी थेरेपी। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो है ये है उसका पार्ट 4। अगर जो आप पार्ट इसका 1 2 3 नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा लेक्चर। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था कल? SARS मतलब कि सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हाईली कंजुगेशन वायरल और रिसेप्टरी इलनेस कॉज बाय SARS associated with coronavirus and फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इन 2023। अब इसका रिवीजन चल रहा है, देखो मैं शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये SAR जो है, SARS जो है मतलब कि सेरेब्रल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो किस कारण होता है? वायरस के कारण हो सकता है, और किसके कारण हो सकता है? बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ये कहाँ पे होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोरोना वायरस को मेंशन किया है। कोरोना वायरस 2003 में क्या किया गया था? इसका पता लगाया गया था। ठीक है। 2003 में कोरोना वायरस को पता लगाया गया था। ये ठीक है। ठीक है। अब ये फैलता कैसे है तो उसका मैकेनिज्म यहाँ पे है। तो मैकेनिज्म कैसा है, क्या है, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, इसका मैकेनिज्म जो है वो बता रहा है। देखो मैकेनिज्म बोल रहा है, सबसे पहले क्या होता है, एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिट होता है। किससे? कि जो व्यक्ति बीमार है या फिर इल पीपुल है, उसके शरीर में पहले से क्या है, वायरस है, जिसके कारण क्या होता है, वायरस जो छींकता है उसके ड्रॉपलेट में आ जाता है। ये ड्रॉपलेट उसके अंदर वायरस, जब उसके अंदर वायरस आएगा तो वायरस क्या करेगा, वायरस हमारे बॉडी में क्या करेगा, इंटर करेगा नोज के जरिए या फिर हमारे माउथ के जरिए इंटर करेगा, और माउथ के जरिए इंटर करके कहाँ चला जाएगा, लंग्स में जाके क्या करेगा, लंग्स में जाके ACE2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। और जब इससे बाइंड होगा तो क्या करेगा, वो वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, और उसमें से क्या करेगा, म्यूकस को रिलीज करेगा, यही सारी चीजें करेगा। अब देखो इसका क्लिनिकल फीचर एंड नर्सिंग नर्सिंग फीचर क्या है इसका। देखो क्लिनिकल फीचर मतलब कि ये इसके साइन एंड सिम्टम क्या है। तो सबसे पहला साइन क्या है, हाई फीवर, बुखार आ जाएगा। दूसरा क्या है, मेलेंजियसी मेलेंजिया मेलेंजिया यानी कि समझो कि स्वेलिंग या फिर वहां पे सूजन आ जाएगी। उसके बाद से चिल्स चिल्स यानी ठंडा लगने लगेगा, कप कपी होने लगेगी। और उसके बाद से है सेवरल हेडेक मतलब बहुत तेज सर दर्द करेगा। ये इसका क्या है, साइन एंड सिम्टम है। ठीक है। अगर जी आपको SARS हो गया है, यानी कि सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया है, तो ये उसका क्या है, साइन एंड सिम्टम है। ठीक है। डेवलपमेंट इनटू अ ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कॉफ आफ्टर ए 2 and 7 days। क्या होगा कि 2 से 7 दिनों के अंदर आपके अंदर, यानी कि आपके लंग्स के अंदर, या फिर आप बोल लीजिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर क्या होगा, कफ का प्रोडक्शन होगा। जो और उसके बाद से ये ड्राई कफ भी हो सकता है और नॉन प्रोडक्टिव मतलब कि ये हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद से आपका प्रोग्रेस रैपिडली एंड हाइपोक्सिया एंड निमोनिया। ठीक है। बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेशन ऑन CXR। ये बोल रहा है कि इसके कारण क्या होगा, आपको इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण होगा हमें हाइपोक्सिया। क्या होगा, हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया कैसे होगा भैया, हाइपोक्सिया का तो हमें पता नहीं है भैया कि हाइपोक्सिया कैसे होगा। मान लो कि जब ACE2 रिसेप्टर से यहाँ पे ये बाइंड होगा, ये लंग्स है, जब यहाँ पे ACE2 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो इसके अंदर क्या भरना चालू हो जाएगा, इसके अंदर भरना चालू हो जाएगा फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि म्यूकस वगैरह भरना चालू हो जाएगा, म्यूकस भरना चालू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया कम पड़ेगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो एयर का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। जब एयर का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, O2 जो है वो कब मिलेगी हमारे लंग्स में। जब O2 लंग्स में कम होगा तो हमारे सेल्स के पास O2 कम जाएगी। जब O2 कम जाएगा तो ये कौन सा क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है हाइपोऑक्सिया। यही बस बोल रहा है। ठीक है। अब नर्सिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, देखो इसमें क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली आइसोलेट करना चाहिए। स्ट्रिक्टली आइसोलेट करना चाहिए मतलब समझो, स्ट्रिक्टली आइसोलेट करने का मतलब ये है कि हमें उसे उन जो जिसे भी हुआ है उसे हमें और लोगों से दूर रखना है, ताकि और लोगों को ना फैले या फिर और लोगों से इसके अंदर और बीमारियां ना जाए। और N95 मास्क का उपयोग करना है जो कि मैंडेटरी है। ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है, सपोर्टिव केयर देना है, प्राइमरी
देखो सपोर्टिव केयर में क्या करना है, जो हमारा प्राइमरी केयर क्या है, प्राइमरी केयर है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि सबसे पहले हमें भैया ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, क्योंकि भैया उसके अंदर खुद ही O2 की ये जो साइकिल है वो डैमेज पड़ी हुई है, तो उसे तो हमें O2 देना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद से मैकेनिकल वेंटिलेशन ARDS डेवलप करना पड़ेगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब होता है कि अगर जे उसके अंदर वेंटिलेशन जो है वो सही से नहीं हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की पूर्ति यहाँ पे सही से जब नहीं हो रही है, तो हमें खुद से आर्टिफिशियल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से मॉनिटर वाइटल साइन एंड एबीजीएस कंसल्टेड फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर। अब देखो मॉनिटर क्या करना है, हमें वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, पहले क्या करना है, फिर वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे करना है। पहले नंबर पे क्या करना है, O2 थेरेपी देना है सबसे पहले, बिना सोचे समझे। उसके बाद से वाइटल साइन को मेंटेन करना है। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे एबीजी एनालिसिस करना है। एबीजी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आर्टरी ब्लड गैसेस, आर्टरी ब्लड गैसेस यानी कि आर्टरी के अंदर जो है ब्लड में, आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसमें गैस का लेवल क्या है, उसकी से अगर जे उसकी सेचुरेशन सही है कि नहीं सही है, ये देखना है तीसरे नंबर पे। अगर जे ये तीनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, यानी कि उसको मतलब कि समझो कि अपने भाषा में बोले तो सांस फूलने के कारण उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, जिसे हम लोग लाइफ एंड थ्रेट कंडीशन मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आपका आ गया कोविड 19। कोविड 19 के बारे में हम लोग पढ़ा था, बट एक बार और देख लेते हैं। कोविड 19 जो है पेंडेमिक क्रिएट किया था कब, 2019 में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वही सेम वायरस वाला। पहले क्या होगा, ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर आएगा, फिर ACE2 रिसेप्टर से बाइंड होगा, जो क्या करेगा, लंग्स और हार्ट एंड किडनी एंड इंडोथेल्मिस को डैमेज करेगा, जो कि कॉज डायरेक्टली वायरस ऑफ साइटो डैमेज ऑफ हाइपर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिसके रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, जब यहाँ पे A2CE रिसेप्टर से ये बाइंड होगा तो क्या होता है, हाइपर इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, जो हमारे माइक्रो वेसल्स हैं, यानी कि जो पतली पतली ऐसी टाइनी टाइनी पतली पतली सी जो वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी। जब डैमेज होंगी तो उसमें से क्या निकलेगा भैया, ब्लड निकलेगा। जब ब्लड निकलेगा तो ब्लड की क्लोटिंग तो होगी ही होगी। ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म चालू हो जाएगा तो क्या होगा भैया, ब्लड क्लोटिंग लंग्स में हो गया तो समझो कि ब्लड में जब भी उसका शरीर की ही सिस्टम अब क्या करेगा, शरीर को डैमेज करना चालू कर देगा। ठीक है, यह है आपकी कोविड 19 वाला। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं हम लोग कहाँ पे, उसके बाद से आते हैं हम लोग कोविड 19 का फीचर है सिस्टमेटिक इम्पैक्ट, मतलब कि की फीचर है। क्लासिकल सिम्टम एंड साइन क्या है, देखो पहले बुखार आएगा, ड्राई कफ होगा, फटीग। ठीक है, और उसके बाद से एनोसोमिया, लॉस ऑफ स्मेल, मतलब कि हमें कुछ महकेगा नहीं। एनोसोमिया का मतलब होता है, फटीग का मतलब होता है कि पेट खराब, ड्राई कफ, उसके बाद से फीवर, उसके बाद से एनोजियासिया, लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का हमें मतलब कि पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अब सर्वाइकल केस में क्या होता है, डायनेप्सिया, ARDS एंड साइटोकाइनेसिस, स्ट्रोम एंड शॉक, ये चीजें होती है। उसके बाद से सिस्टमेटिक मायोकार्डिया, मायोकार्डिया मतलब कि मायोकार्डियल अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब कि किडनी को भी शॉर्ट टाइम के लिए ये क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। हाइपर कोंगोलेटिव मतलब कि हाई रिस्क ऑफ DVT एंड PE। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये रिवीजन करना था भैया कोविड 19 का। अब इससे छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे कहाँ पे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि किसको अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे O2 को अफेक्ट कर सकते हैं। O2 को अफेक्ट करने के लिए देखो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑफ O2 ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले समझो कि जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक होती है क्या आपकी कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है आपकी, ये दो दो तरह की होती है। मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि जो ऑक्सीजन को कैरी करे, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए ट्रोलिंग में भर के, समझो कि ट्रॉली ही हो गया। ठीक है, समझो कि ट्रॉली हो गया, तो ये ट्रॉली जो है उसको ही हम लोग बोल देंगे कैरिंग कैपेसिटी। अगर जो इसमें ही गड़बड़ हो गया तो ऑक्सीजन तो आ ही रहा है, बट हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि एक जगह से हम दूसरी जगह पे ले जाएं। इसमें अगर जो गड़बड़ हुआ तो अब देखो इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। इसमें दो चीजें गड़बड़ होती है। पहला तो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है आपकी
लो हीमोग्लोबिन, मतलब कि लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। मतलब कि समझो कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारा एक ट्रॉली है, एक ट्रक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को भरता है और एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाता है। ठीक है, जब हमारी ट्रॉली या फिर ट्रक ही कम पड़ जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाने के लिए, तो हम सामान को कैसे अधिक मात्रा में ले जा सकते हैं, दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते ना। तो वही, अगर कैरिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो भैया, तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी औकात नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम ले जा सकें। ठीक है, उसके बाद से आता है कार्बो मोनोऑक्साइड। ये समझो, ये बहुत खतरनाक गैस है, CO, यानी कि कार्बो मोनोऑक्साइड। इसको पॉइजनस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भैया क्या होता है, ये जो है O2 को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये O2 को रिप्लेस कर देते हैं, O2 की जगह पे खुद चले जाते हैं। हमारे पास ट्रॉली भी सही सही है, ट्रैक्टर भी सही है भैया, हमारे पास क्षमता है कि हम अधिक से अधिक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चीजें ले जा सकते हैं। पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम लोग अधिक से अधिक क्षमता चीजें ले जा सकते हैं। बट हमारे पास क्या हो कि अगर जे O2 के भेस में कोई बहरूपिया आ जाए, यानी कि CO यानी कि कार्बो मोनोऑक्साइड, ये बहरूपिया है। ये क्या करता है, ये कि जो O2 है वो हीमोग्लोबिन से जैसे बाइंड होता है, ये क्या करता है, CO2 उससे 200 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ, यानी कि ज्यादा शक्ति से उससे बाइंड होता है। समझो कि एक रेस हो रही है कि ट्रॉली में कौन चढ़ेगा। अगर जो CO भी मौजूद है और O2 भी मौजूद है, तो O2 तो दौड़ेगा 100 की स्पीड से, और वहीं CO दौड़ेगा 2000 या फिर 1000 की स्पीड से। 2000 की स्पीड से दौड़ के ये ट्रॉली में चढ़ जाएगा भैया। जब ट्रॉली फुल, तो O2 आके कहाँ चढ़ेगा भैया, उसके सर पे तो चढ़ेगा नहीं भैया, ये उससे ज्यादा ताकतवर है, तो ये उसकी जगह पर चला जाता है। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की कमी को क्रिएट कर देता है। सिंपल सी बात है, जिस चीज की नीड है वो नहीं आया भैया। हमें मान लो कि अगर जे 10 आम की नीड है, उसके जगह पे 10 पपीते चले आए, तो हम 10 पपीते से तो काम नहीं चला सकते, हमें हमारे पास तो आम की शॉर्टेज हो जाएगी। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, और क्या होगा, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी तो भैया हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, अब ये था हमारा कैरिंग कैपेसिटी का खेला। अब आ जाते हैं हाइपोवोल्मिया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग हाइपोवोल्मिया। हाइपोवोल्मिया क्या होता है, देखो पहले हाइपोवोल्मिया समझ लो। हाइपोवोल्मिया क्या होता है, हाइपोवोल्मिया का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाना। अगर जो हाइपरवोल्मिया होता तो हमारे अंदर फ्लूइड की जो लेवल था वो बढ़ जाता, बट हाइपोवोल्मिया है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड की लेवल कम हो जाएगा। जब फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा तो भैया क्या होगा, अब समझो यहाँ पे खेला दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे खेला मतलब कि एक ही प्रकार का होता है। समझो कि ये हाइपोवोल्मिया यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, वो हमारा ट्रॉली है। ठीक है, फ्लूइड, ये जो हमारा फ्लूइड जो है वो क्या है, ये हमारा ट्रॉली है। ठीक है, ये हमारा ट्रॉली है। ठीक है, ये हमारा ट्रॉली है। ठीक है, और ये ट्रॉली नहीं, ये समझो कि क्या है, ट्रैक्टर है जो कि ट्रॉली को खींच के ले जाएगा। ये ट्रैक्टर है। ठीक है, ट्रैक्टर या फिर इंजन है जो कि खींच के ले जाएगा हमारे फ्लूइड को। ठीक है, मतलब कि हमारे ऑक्सीजन को। तो ट्रॉली हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन भैया प्रॉपर 4 O2 बैठ गए, यानी कि 4 ही O2 को कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन, और वो फ्लूइड के साथ चला जाता है जहां पे भी उसकी सप्लाई होती है। बट क्या हो कि यहाँ पे फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड जो है वही कम हो। जब फ्लूइड ही कम रहेगा तो क्या होगा, जब फ्लूइड कम रहेगा तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ट्रॉली तो लोड पड़ी है, बट हमारे पास हमारी क्षमता नहीं है, और हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है, हमारे पास इंजन नहीं है कि उसको मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा सकूं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब उसके बाद से आपका, जिसके कारण क्या होता है, टिश्यू डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड फ्लो एंड मेंटेन ऑक्सीजनेशन। जब नहीं मिलता है तो क्या होगा भैया, हाइपोक्सिया, हरदम की तरह फिर हो गया हाइपोक्सिया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑफ इंस्पायरेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की बात यहाँ से कहाँ चली आई भैया, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात कहाँ चली आई, तो देखो क्या होता है, इंस्पायरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन की बात कहाँ से चली आई, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम सांस जो लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है, ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें समझ लो, सपोज करो 105 डिग्री, 105 पास्कल या फिर जितना भी है, एक प्रेशर लिमिटेड होता है। और वो हमारे जो ये लंग्स है, इसके अंदर एक प्रेशर होता है 40 पास्कल, मतलब कि अप्रोक्स समझो। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, आउटर इन्वायरमेंट से
बाहर जो प्रेशर है O2 का क्या है, बहुत ज्यादा है और लंग्स के अंदर कम है। तो O2 बहुत सारे ऐसे कूट कूट भरे हैं, O2 एकदम पास पास भरे हैं और यहाँ पे लंग्स में दूर दूर है, तो O2 की मूवमेंट क्या होगी, बाहर से अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है इतने पे सेट है। अब क्या होता है, अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं। यानी कि हम लोग, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं, स्काई की तरफ जाते हैं। जब हम लोग स्काई की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। जहां यहाँ पे 105 था तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। जब 85 आएगा तो लंग्स में हमारे, जो ये हमारा लंग्स है, इसके अंदर तो 40 ही था, यहाँ पे भी 40 था, यहाँ पे भी 40 है, ऊपर भी 40 था, नीचे भी 40 है। भैया यहाँ पे O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, मतलब कि O2 दूर दूर है, यहाँ पे O2 जो है पास पास है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, हमारे लंग्स से और जो ऑक्सीजन है या तो बाहर आएगा या तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, बट बहुत कम मात्रा में आएगी। जब ऑक्सीजन ही कम मात्रा में आएगी तो क्या होगा कि हाइपोऑक्सिया होगा, क्योंकि O2 जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए हाइपोऑक्सिया होगी। ये है हमारा कंसंट्रेशन का, मतलब कि जो चीजें बोलता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद से आपका आता है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन एग्जाम्पल आर ड्रग ओवरडोज एंड डिस्प्रेसिंग एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो क्या होता है हाइपोवेंटिलेशन का, मतलब क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं वो उसकी जो इनकमिंग है वो कम हो जाए। ठीक है, ये है। उसके बाद से इंक्रीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट कहने का मतलब है कि जब हमें फीवर होता है, यानी कि बुखार होता है, तब क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जो मेटाबॉलिक रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड है एटीपी पे, और एटीपी जो डिपेंड है डायरेक्ट O2 पे। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो वो एटीपी की डिमांड भी बढ़ेगी, जब एटीपी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ेगी। और वैसे ही जब देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या है कि इसका जो आपका वेंटिलेशन पाइप है वो ऑलरेडी छोटा हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन की और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया का सिचुएशन आएगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होता है शरीर के अंदर, तो उसमें भी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। अगर उस टाइम पे ये कंडीशन इतनी सारी आ जाए, इतने सारे फैक्टर आ जाए, तो हाइपोक्सिया होगा ही होगा। वो डीलिंग मतलब कि बॉडी हमारी जो है वो प्रोसेस कर रही है भैया, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेट मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है। हैवी एक्सरसाइज करने पे भी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, बर्न होता है। जब एटीपी बर्न होता है तो क्या होता है कि हमें O2 की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। अब इसके आगे हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो, अब देखो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन, मतलब कि अब देखो वही चीजें चल रही है। ठीक है, बट अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो कि उसको डिस्टर्ब कर सकता है। पहला, इमोशन एंड अ साइकोलॉजिकल स्टेटस, द नॉर्मल रेट एंड डेप्थ एंड इफिशियंसी ऑफ ब्रीथिंग। मतलब कि आपके साइकोलॉजी और इमोशन पे भी डिपेंड करता है। अगर जो आप हैप्पी हैं तो भी ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, ज्यादा सैड है तो भी ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, बट हम लोग नॉर्मल है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम लगती है। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म है सीवियर स्ट्रेस और एंजाइटी एक्टिव द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कब ऑन होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे। जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम यानी कि SNS जब ऑन होता है तो क्या होता है, O2 की डिमांड बढ़ती है। और वैसे ही बॉडी में O2 की कमी हो रही है तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है भैया, हाइपोक्सिया इसलिए हो रहा है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, एंजाइटी हमें ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसके कारण हाइपोक्सिया हो रहा है। जब हाई एंजाइटी ज्यादा हो रही है तो भैया जाहिर सी बात है, जो हमारा शरीर है वो अपना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को ऑन करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है आपका यहाँ पे नेफ्रोफिरिडिन रिलीज, इट इज अ ब्रोंकियो डायलेटर एंड अ इंक्रीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी रेट। देखो इफ्रीन, देखो ये क्या है, इफ्रीनेफ्रीन। इफ्रीनेफ्रीन इफ्रीनेफ्रीन क्या है, इफ्रीनेफ्रीन एक ब्रोंकियो डायलेटर है जो क्या करता है, इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट को। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, टाई टाई आपको होता है टाइसेप्निया। टाइसेप्निया ठीक है, अब पैनिक अटैक लीड टू अ हाइपर वेंटिलेशन। अगर जो हमको पैनिक अटैक आता है तो हाइपर वेंटिलेशन होगा। और हम लोगों ने
हाइपर वेंटिलेशन में भी देखा था क्या होता है, ब्लड का लेवल जो है या फिर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है और जल्दी जल्दी पास होने लगता है, ऐसे 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 पास हो रहा है। तो भैया जो हमारा सेल है वो टिश्यू को अच्छे से ऑब्जॉर्व, मतलब जो हमारा सेल है वो O2 को अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है, तब तक O2 निकल जा रहा है आगे। तो इस कंडीशन में भी हाइपोऑक्सिया हो सकता है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो कि पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं O2 में या फिर ऑक्सीजन थेरेपी में। कौन से फैक्टर? फियर ऑफ फियर ऑफ सफोकेशन सफोकेशन एंड एयर हंगर क्रिएट वेक्सेस ऑफ साइकिल। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब ऐसा पेशेंट का कंडीशन होता है ना, तो पेशेंट क्या करने लगता है, तब पेशेंट क्या करने लगता है, पेशेंट को डर लगने लगता है, यानी कि पेशेंट डर जाता है। जब पेशेंट डर जाता है तो उसको सुफिकेशन फील होता है। सुफिकेशन मतलब कि उसको लगता है कि उसको सांस अभी नहीं मिल पाएगी, और ठीक है, जब उसको ऐसे लगता है तो क्या होता है, वो और ज्यादा हवा को इनहेल करने लगता है, यानी कि एयर हंगर हो जाता है, और ज्यादा O2 को इनहेल करने लगता है। जब और ज्यादा O2 को इनहेल करता है तो क्या होता है कि उसे और O2 नहीं मिलता है। जब O2 नहीं मिलता है तो फिर पेशेंट क्या होता है, डरता है, और डरता है तो फिर ये साइकिल एक क्रिएट हो जाता है। इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं विस्को विस्कोस साइकिल। ठीक है, इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं विस्कोस साइकिल। इसमें क्या होता है, डर लगता है, सफोकेशन होता है, एयर हंगर बढ़ता है। जब एयर हंगर बढ़ता है तो O2 हमें चाहिए, O2 चाहिए तो भैया O2 तो मिलेगा नहीं। जब हमारा ब्रोंक्यूल जो है वो डाइल्यूट हो चुका है, डायलेट हो चुका है, यानी कि फूल चुका है, उसमें तो बहुत छोटा सा मिनिमम होल बचा है जो कि हमें मिनिमम O2 सप्लाई करेगा। जब हमें O2 नहीं मिलता तो हमें फिर डर लगता है, सफोकेशन, एयर हंगर, O2, ये साइकिल चलते रहती है। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका डायनेप्सिया कॉज एंजाइटी। एंजाइटी इंक्रीज O2 डिमांड एंड वर्थलेस डायनेप्सिस। ठीक है, सीन हेवली अस्थमा एंड सीओपीडी एक्सब्यूशन। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट में। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ रुकना है, पेशेंट के साथ रहना है। ठीक है, और उसको अकेले नहीं छोड़ना भैया, अकेले उसको मरने के लिए नहीं छोड़ना है कि भैया जा तू मर जा। डू नॉट लीव पेशेंट एंड if leave a patient is a panic। ठीक है, अगर जब हम उसे छोड़ते हैं तो पैनिक मोड में चला जाएगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी पेशेंट क्या होगा, एलोन होगा तो वो रिस्पिरेशन का इनहेल करना चालू कर देगा, पैनिक मोड में चला जाएगा। उसके बाद से मेंटेन काम एंड कॉन्फिडेंटियल डिटरमाइंड एंड ट्रांसपोर्ट काम द पेशेंट। हमें खुद काम रहना है और पेशेंट को भी काम रहने को बोलना है। ठीक है, कैच देम द ब्रीथिंग विद ऑन योर इनहेल 1 2 एंड एक्सहेल 1 2 3 4, ऐसे करके उसे बोलना है 1 2 इनहेल 1 2 3 4 एक्सहेल, ऐसे करके उसको बताते रहना है। एडमिशन, देखो एडमिनिस्ट्री एंड प्रिस्क्राइब एंजोलेक्सी एंजोलेक्टाइटी इफ नीड। ठीक है, एंजियोलाइटिस इफ नीड बट केयरफुली टू अवॉइड टू रिपीट आर डिप्रेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, उसे क्या पर देना है, हमें प्रिस्क्राइब किया गया एंजोलाइटिक्स उसको देते रहना है ताकि पेशेंट जो है निपटे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। भैया हम लोग तो देख लिए भैया कि इतने सारे फैक्टर है जो कि क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को आने से रोक रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कौन सी ऐसी चीजें करेंगे जिसके कारण कि भैया ये फैक्टर क्या हो जाए, फेल हो जाए, और जो पेशेंट है उसको प्रॉपर O2 मिलता रहे। मेंटेन कैसे करना है, तो अब यहाँ पे आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। ठीक है, अब एयरवे को कैसे मेंटेन करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरवेंशन इंश्योर द ओपन बाथ फॉर गैस एक्सचेंजेस बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फेयर द ABC। देखो हमारे पास एक मेथड होता है इमरजेंसी के लिए, ABC। ए मतलब एयरवे, ठीक है, एयर मतलब ए मतलब एयरवे, बी मतलब ब्रीथिंग, ठीक है, सी मतलब सर्कुलेशन। समझो, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें एयरवे का जो रास्ता है भैया, पहले रास्ता साफ होगा तब तो हम लोग आगे देखेंगे कि जाना है कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो पहले हम लोग रास्ता साफ करवाएंगे कि यानी कि एयरवे का जो पाथ है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, एयरवे का पाथ सही है कि नहीं उसे क्लियर कर लिए। बी फॉर ब्रीथिंग, और चलो हम लोग पाथ क्लियर कर लिए, बट जो पाथ क्लियर किए हैं उसका यूज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि सांस अंदर आ जा रही है कि नहीं जा रही है बाहर,
ठीक है। अब जब आ जा रही है, पाथ भी क्लियर है, तो भैया जो चीजें वहां पे जा रही है, यानी कि जो चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि सर्कुलेशन, आप बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है। अब ये हो गया मेंटेनेंस ऑफ ईयरवे, ये इसका मोटा मोटी क्या था, विवरण था, या फिर समझ लो कि इसका मोटा मोटी इसका सार था। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही था। अब देखो मैकेनिकल, देखो मैकेनिज्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अब देखो पहले हमको ए पे ध्यान देना है, यानी कि ए को क्लियर कैसे करेंगे। तो ए को क्लियर करने के लिए हमें मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या देखेंगे, अब या तो पाथवे में क्या हो सकता है, कुछ फंसा हो, या फिर पाथवे जो है वो खराब हो चुका हो। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा एयरवे पाथवे है उसमें कुछ फंसा तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कुछ फंसे ना या फिर कुछ फंसा हो तो उसे हम लोग क्लियर करेंगे, और कुछ फंसे ना उसके लिए हम लोग कुछ चीजें करेंगे। तो पहली चीज क्या करेंगे, पहली चीज हम लोग करेंगे टोंग, टोंग यानी कि जीव, टोंग फॉल बैक, यानी कि जो हमारी फॉलिंग बैक, ये जो हमारा जीव है, ये क्या होता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है वो वापस रिटर्न नीचे की तरफ चली जाती है, यानी कि गले की तरफ चली जाती है। जब ये गले की तरफ जाती है ना, तो क्या होता है, पेशेंट को ना सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि यही एक कारण होता है जिसके कारण ये जीभ जो है वो क्या होती है, मसल्स इसका रिलैक्स हो जाता है और वापस ये रिटर्न चली जाती है और गले में जाके अटक जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, टंग को वापस लाना है, और उसको क्या करना है, उसको एक डिवाइस आता है उससे हम लोग को रोक के रखना है, कि ताकि टंग जो है वापस ना जा सके। ठीक है, ये हो गया। हम लोग पाथवे को क्लियर कर दिए, समझो कि पाथवे पे एक पत्थर पड़ने वाला था, उस पत्थर को हम लोगों ने बांध के टांग दिया ऊपर की तरफ। अब दूसरा आ गया, दूसरा है आपका सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब कि ये जो हमारा पाथ है ना, वो क्या करता है, समय समय पे पानी को सिक्रेट करता है, पानी मतलब कि म्यूकस को सिक्रेट करता है। जब सड़क पे पानी इकट्ठा होगा तो भैया तो जो सड़क है वो चलने लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन, सिक्रेशन यानी कि जो सड़क पे पानी इकट्ठा होगा, मतलब जो पानी निकलेगा सड़क से, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे ताकि वो पानी निकल जाए, यानी कि म्यूकस, ब्लड, वोमिटिंग, फ्लोनिंग एंड फेरेंक्सिया। ठीक है, फेरेंक्स। तो इसमें क्या होता है, सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पे गले में जो लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, इसके अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाती है, म्यूकस, ब्लड, वोमिटिंग, ये सारी चीजें इकट्ठा होना चालू कर देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सक्शन करते हैं। ठीक है, उसका सिक्रेशन कराते हैं। किससे कराते हैं, हमारे पास एक सक्शन पाइप होता है जो कि वैक्यूम से जुड़ी हुई होती है, जो उसको सक करके निकालती है। ठीक है, अगर ये भी हो गया तो भैया अब हमारा पाथवे पे जो पत्थर पड़ने वाला था हमने उसे भी बांध के टांग दिया, और जो पाथवे से पानी निकलने वाला था उसके लिए भी हम लोग ने ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। अब तीसरा चीज क्या होगा, तीसरा चीज होगा एडिमा। ठीक है, एडिमा मतलब कि सूजन। अब देखो भैया जो हमारा ये सड़क है वो फूलने वाला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग दवाई चलाएंगे, मेडिसिन देंगे। इसमें कब होता है ये, एनीफेलेक्सिया में होता है, लेरेंजिया स्पेम में होता है, और अस्थमा में होता है। क्या होता है, ये साइज होती है आपकी नॉर्मल, समझो कि नॉर्मल ब्रीथिंग पाइप की, बट क्या होता है, अस्थमा या फिर ये कंडीशन आता है तो ऐसे इतना छोटा होल हो जाता है, साइज हो जाती है। ठीक है, मतलब समझो कि 8 लाइन का जो हाईवे है वो 2 या 3 लाइन का ही बचता है। जब 2 या 3 लाइन का बचेगा तो ऑटोमेटिकली ही भैया जो उस पे जाने वाली चीजें है वो धीरे हो जाएंगी। तो इसको हम लोग को मेंटेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंटेनेंस एंड नर्सिंग स्किल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को इंटरवेंशन करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को इंटरवेंशन करना है, कि मतलब को उसको समझना है और उसकी जांच करनी है, सबसे पहले समझो। ठीक है, तो इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का स्टेप क्या है। ठीक है, ठीक है, स्टेप ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, स्टेप ऑफ इंटरवेंशन देख लेते हैं, स्टेप ऑफ, यहाँ पे स्टेप ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन का स्टेप क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। तो इसका स्टेप क्या है, इसका स्टेप बहुत सिंपल है। तो पहला स्टेप क्या है हम लोगों का, पहला स्टेप है हम लोगों का, पहला स्टेप है पोजिशनिंग, पोजिशनिंग। ठीक है, पोजिशनिंग। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा ये पोजिशनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेड टिल, हेड टिल, चिंक लेफ्ट मैन्यूवर,
मतलब क्या करते हैं, इफ नो नेक इंजरी, अगर जे नेक की इंजरी नहीं है, गले की इंजरी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर को ऊपर ऐसे, ये माउथ है, सॉरी ये माउथ है, ये नोज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन में हम लोग को रखेंगे, अगर जे जो हमारा गला है वो इंजर्ड नहीं है तो। ठीक है, इफ सस्पेक्टेड ऑफ सी स्पाइनल इंजरी, यूज जो थ्रोट मैन्यूवर ओनली। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, केवल ऐसे माउथ को नीचे की तरफ दबाएंगे, ये समझो, यहाँ पे समझो, ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट का नोज है और ये पेशेंट का माउथ है। ठीक है, इसे में क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, नोज है, ये उसका माउथ है। तो देखो, पहला हेड चिंक लेफ्ट मैन्यूवर में क्या करेंगे, अगर जो गर्दन इंजर नहीं है तो इसको इसको हम लोग ऊपर की तरफ उठा देंगे ऐसे पूरे गले को। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में हम लोग ये करेंगे कि अगर जे इसकी स्पाइनल इंजरी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको माउथ को ओपन कर देंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ से ओपन करेंगे। ठीक है, जो को नीचे की तरफ, एंड माउथ जैसा है वैसे ही रहेगा, जिसके चलते आपका एयरवे जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, पहला काम हो गया, ये पहला हो गया पोजिशनिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा काम क्या है भैया, आर्टिफिशियल एयरवे। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, आर्टिफिशियल एयरवे। आर्टिफिशियल एयरवे क्या होता है भैया, आर्टिफिशियल एयरवे, ये आर्टिफिशियल एयरवे क्या होता है, आर्टिफिशियल एयरवे मतलब कि अगर एयरवे जाम है या फिर माउथ में इंजरी है, नेक में इंजरी है, तो हम लोग खुद एक उसके एयरवे में एक होल करते हैं। ठीक है, जो कि जिसे हम लोग आर्टिफिशियल एयरवे बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, होल नहीं करते हैं, उसके माउथ में हम लोग एक ट्यूब को डाल देते हैं। ठीक है, पेशेंट अगर जो अनकॉन्शियस है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओरिंगियो फेरिंजिकल एयरवे को डालेंगे, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या करेंगे, एक ट्यूब डाल देंगे, जिससे वो क्या करे, माउथ टू एंगल ऑफ जो, यानी कि यहाँ पे यहाँ से एक ट्यूब डालेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से एक ट्यूब डालेंगे और जो कि यहाँ तक जाएगा ये ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब डालेंगे जो यहाँ तक जाएगा, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की इनकमिंग आउटगोइंग बना के रखेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद से मेजर ऑफ अक्रोनियल माउथ टू एंगल ऑफ जो, मतलब कि मेजर कर लेंगे। उसके बाद से नोजो फेरिंग्स आ गया, नोजो फेरिंगोल जेल एयरवे, अब नाक से डालेंगे, ये एक तो माउथ से डालेंगे। ठीक है, ये आपका ओरिंगो फेरिंग जो है उसे हम लोग माउथ से डालेंगे, नोजो फेरिंग गल जेल एयरवे है उसको हम लोग नाक से डालेंगे। ठीक है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम लोग डालते हैं किसके, लेरिंजियो स्कोप, मतलब कि लेरिंजियो स्टूल की मदद से। ठीक है, टूल की मदद से, स्टूल नहीं, स्टूल तो गंदी चीज हो जाएगी। उसके बाद से आपका एस्कोशन है, टू क्लियर अ विजुअल सिक्रेशन एंड वोमिटिंग इमीजिएटली। अगर जो हमें दिख रहा है कि सिक्रेशन हो रहा है तो हम लोग तुरंत क्या कराएंगे, वोमिट इमीजिएटली करा देंगे, तुरंत उल्टी करवा देंगे, भैया उल्टी कर, भाग भैया जल्दी भाग। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन टू अ कॉन्क्रेंट अ ग्रेटर देन अ रूम एयर विच इज अ 21%। देखो, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है कि अगर जे पेशेंट को हम लोग मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो जो हमारा रूम का ऑक्सीजन लेवल है वो 21% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब इसका जनरल प्रिंसिपल और मैकेनिज्म क्या है उसे देखते हैं एक बार हम लोग। ऑक्सीजन इज अ ट्रीटिंग अ मेडिसिन इफ रिक्वायर्ड अ फिजिशियन ऑर्डर्स एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। देखो, ऑक्सीजन जो है वो एक किस तरह का कार्य करता है, मेडिसिन की तरह कार्य करता है, और इसकी रिक्वायरमेंट हो अगर तो हम लोग फिजिशियन से ऑर्डर लेते हैं, अगर जो इमरजेंसी है तो भैया हम लोग किसी का ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, खुद प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आता है मैकेनिज्म, इंक्रीज द एल्वोलरी concentration of O2 create a stepper and diffusing a gradation to push more O2 into a arterial blood। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें हम लोग एल्वोलाई में जो है, ऐसे एल्वोलाई बताए थे आपको, जो कहाँ पे होता है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है। लंग्स को जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई में क्या करेंगे हम लोग, O2 का
एक सेकेंड, हाँ। O2 का O2 का कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देंगे, यानी कि O2 की मात्रा को बढ़ा देंगे। इसका गोल क्या होता है? प्रिवेंट रिलीव ऑफ हाइपोक्सीमिया एंड रिड्यूस वर्किंग टू ब्रीथिंग एंड रिड्यूस माइकोकार्डियल वर्किंग लोड। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि हाइपोक्सिया ना हो पेशेंट को, वर्कलोड कम पड़े ब्रीथिंग के लिए, और मायोकार्डियल वर्कलोड भी कम पड़े, यानी कि हमारे हार्ट पर भी उसका जोड़ कम पड़े। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एडमिट इंट्रोडक्शन टू अ हजार्ड। हजार्ड, अब इस हजार्ड क्या है? देखो, क्लिनिकल क्लिनिकल इंडिकेशन, यानी कि ऐसी चीजें जो कि क्लिनिक में मतलब कि हमें देखनी है, क्लिनिकल साइन वगैरह। तो इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ हाइपोऑक्सीमिया। अगर जो हाइपोऑक्सीमिया होता है, पीओ2 लेवल जो है वो 60 से कम आता है, एसपीओ2 लेवल 90 से कम आता है, तो उसे हमें क्या करना है? लिखना भी है, डॉक्यूमेंट करना है। सेवरल और ट्रोमा एंड शॉक एक्यूट एमआई। अगर जो ऐसा होता है तो ट्रोमा होगा और शॉक में बॉडी चली जाएगी, और एमआई होगा एक्यूट एमआई। ठीक है, उसके बाद से शॉर्ट ट्रीटमेंट थेरेपी पोस्ट एनालिसिस। ठीक है, पोस्ट एनाथीसिया, सॉरी, पोस्ट एनाथीसिया। अब शॉर्ट ट्रीटमेंट कब देना है? जब एनेस्थीसिया लगे उसके पहले हम लोग को क्या करना है? SpO2 लेवल को पहले अच्छे से चेक करना है, मेंटेन करना है। अगर जे एनेस्थीसिया लगने वाला है पेशेंट को, तो हजार्ड कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी कि क्या दिक्कत आ सकती है वो देखते हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, यानी कि हाई हाई फिक्स O2, यानी कि जो O2 है वो 50% से कम है, तो लॉन्गर पीरियड में क्या होगा? 24 आवर से लेके 48 आवर तक डैमेज कर सकता है किसको? लंग्स और मेम्ब्रेन्स को, कॉजिंग अ ARDS। ठीक है, उसके बाद से सीओपीडी हाइपोवेंटिलेशन गिव मच O2 एंड क्रोनिकल सीओपीडी रिटेंशन नोन हाइपोडेसिया एंड फायर्ड हजार O2 इज सस्पेक्टेड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेपिडली। मतलब कि आग लगने की भी चांसेस है इसमें, और हाइपोवेंटिलेशन का भी चांसेस है इसमें। ठीक है, ये हजार है। अब देखो, यहाँ पे है आपका नेजल कैन्युला। नेजल कैन्युला कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, या फिर अप्रोक्स उसी के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।